अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कल ही एक विजिट हुआ है यूक्रेन का, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें, कि वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं या कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। हालांकि चाइना ने पहले कोशिश की, चाइना का एक 12 पॉइंट फार्मूला भी था, लेकिन वो यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया, तो वो चाइना ने फिर वो छोड़ दिया, उनको मालूम हुआ कि ये हो नहीं सकता। India began to recognize that this is not just conflict, this is real war. You are a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy. लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर सुख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। मोदी साहब ने एक आजकल एक लाइन ली हुई है कि ये जी जो जमाना है ना, ये हमारा दौर जो है, ये जंगों का दौर नहीं है, ये हर चीज पीसफुली होनी चाहिए। बात कौन कर रहा है? मोदी साहब, दी ग्रेट। हाँ, मोदी साहब ये बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान को सुबह शाम धमकियां देते हैं कि हम आपको अंदर घुस कर मारेंगे। जाहिर है कि इस वक्त अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है, उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। अरे यार, ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के 12 घंटों के भीतर ही भीतर रूस ने यूक्रेन के नागरिकों को रिहा कर दिया है अपनी जेलों से, और यूक्रेन ने रूस के नागरिकों को रिहा कर दिया अपनी जेलों से। मतलब जो इन दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को अपनी जेलों में बंदी बना रखा था, तो दोनों ने नागरिकों की अदला बदली कर लिया। करीब करीब 115 कैदी यूक्रेन ने छोड़े और 115 कैदी ही रूस ने छोड़े। मतलब भाई ये देख लो भाई मोदी की पावर। मतलब जो लोग ये कहकर मजाक उड़ाते थे मोदी का कि पापा मोदी ने जंग रुकवा दी, तो देख लो भाई मोदी ने हकीकत में जंग एक तरीके से रुकवाई दी है। और अब हो सकता है कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत जल्द संधि भी हो जाए, जो युद्ध चल रहा है ये पूरी तरीके से रुक जाए। कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने तो साफ कहा है कि भाई भारत जो है वो एक लौता ऐसा देश है जो कि हम दोनों की जंग को रुकवा सकता है। पीएम मोदी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात कर सकते हैं इस बारे में और कह सकते हैं कि भाई ये युद्ध को रोक दो, क्योंकि भारत ही एक लौता ऐसा देश है जिसके रशिया के साथ में बहुत ही गहरे संबंध है। और रशिया के प्रेसिडेंट पीएम मोदी की बात को बिल्कुल नहीं टालेंगे, क्योंकि जब पीएम मोदी यूक्रेन में मौजूद थे तो रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल ही गोलाबारी बंद कर दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के लिए। तो अब अगर पीएम मोदी चाहे तो वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके इस युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त करवा सकते हैं। मतलब इतना भरोसा है ज़ेलेंस्की को पीएम मोदी के ऊपर। वहीं पोर्की ये कहते फिर रहे हैं कि ये जो कैदी रिहा हुए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ यूएई का हाथ है। तो अब अगर सिर्फ और सिर्फ यूएई का इसमें हाथ होता तो भाई इसी टाइम पर क्यों ये रिहा हुए, उससे पहले रिहा क्यों नहीं हुए? मतलब पीएम मोदी के दौरे के तुरंत बाद ये कैदी रिहा क्यों हुए, उससे पहले भी तो रिहा हो सकते थे। तो भाई पोर्कियो थोड़ा अपने दिमाग से सोचो कि अगर यूएई ने अकेले कराया होता तो ये पहले भी हो सकता था। पीएम मोदी के दौरे के तुरंत बाद क्यों हुआ? तो इसमें भारत के हाथ को नहीं झुठलाया जा सकता कि इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। तो ये बात साफ है कि इसमें भारत का पूरा योगदान रहा है इन कैदियों की रिहाई में, और अब जो युद्ध रुकेगा उसमें भी सिर्फ और सिर्फ भारत का ही योगदान होगा। है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी अर्से से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था, ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर कैसे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है। तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, चूँकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है,
उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में, चूंकि दोनों जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये मसला नहीं कि आप बात ही ना करें या आई ना, एटलीस्ट दे आर लैंडिंग, उनके जो कान हैं उनकी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो यही होता है, आप इसमें जो है वो ज़ाहिर ताकत का इस्तेमाल तो करने की गुंजाइश रही नहीं। दुनिया ने देख लिया, वेस्ट ने पूरा जो है वो यूनिफाइड रोल प्ले किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक इसके लिए खर्च हुए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, पूरा पावर बैलेंस चेंज हुआ, नए क्राइसिस ऐसे आ गए जो आइंदा सालों में दुनिया को हांट करेंगे। तो इस चीज़ से निकलना दुनिया की इस वक्त जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो स्टेटस को पावर्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना है, अब उनका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि वो इस चीज़ को रिजॉल्व करें, वरना ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो बड़ी तेज़ी से आप इसमें तब्दीली देखेंगे और इसमें डेफिनेटली इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है। और ये रोल ऐसे नहीं है कि अचानक हो गया, ये मैं बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इसके पीछे एक सॉलिड हिस्टोरिकल जो है वो फाउंडेशन है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट से लेके तो आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड अगर रहा है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे कि आप लोगों के साथ हाथ करने या उनके साथ डबल स्पीक करने के बजाय जो है आप बात को किसी मकसद के लिए और अमन को प्रमोट करने के लिए अगर रख रहे हैं, तो उसकी बिलाखर किसी न किसी सतह पे जो है वो ज़ाहिर है पॉजिटिव रिस्पांस आता है। दैट्स व्हाट जो है वो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है यूक्रेन, रशियन और जो इंडियन पॉलिटिक्स कि वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं, कुछ ब्रिजिंग करवा सकते हैं, कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। हालांकि चाइना ने पहले कोशिश की, चाइना का एक 12 पॉइंट फार्मूला भी था, लेकिन वो यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया, तो वो चाइना ने फिर वो छोड़ दिया, उनको मालूम हुआ कि ये हो नहीं सकता। अब रूस ऑब्वियसली इस दौरे से इतना खुश तो नहीं होगा क्योंकि रूस के अपने इश्यूज हैं और रूस को मालूम है कि जो भारत है उनके साथ गेम तो खेल रहा है। जो मोदी साहब ने एक आजकल एक लाइन ली हुई है कि ये जी जो जमाना है ना, ये हमारा दौर जो है ये जंगों का दौर नहीं है, ये हर चीज पीसफुली होनी चाहिए। बात कौन कर रहा है? मोदी साहब, दी ग्रेट। हाँ, मोदी साहब ये बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान को सुबह शाम धमकियां देते हैं कि हम आपको अंदर घुस कर मारेंगे, और जब उनसे कहा जाता है कि आप पीसफुली कश्मीर का तनाज़ा उसको हल करें तो उसे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जी अब तो हम आजाद जम्मू और कश्मीर भी आपसे लेंगे और बाय फोर्स लेंगे। तो ये रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है, क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। अच्छा